Good morning, students. Good morning, sir. My voice Good morning, is clear? sir. Is my voice clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So last class में कहाँ तक खत्म किया था? Last point वाला बता दो. Last point कहाँ पे end हुआ था? Floating respiration, protoplasmic respiration. And one was protoplasmic and second was floating respiration, हाँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और मैंने आप लोगों को types of respiration बताया था aerobic और anaerobic. Yes, sir. Yes, sir. और did I told you regarding the respiratory substrate? Yes, sir. Respiratory substrate, हाँ? Yes, sir. अब बता दो आप लोग मुझे क्या होता है respiratory substrate? Now tell me the respiratory substrate. What is respiratory substrate? Sir, the organic substance that are oxidized during the process of respiration. Very good, हाँ? So जरा example बता दो मुझे respiratory substrate का. Carbohydrates, fats, proteins. What is the preference of respiratory substrate? Which is the most preferred respiratory substrate? Carbohydrates. Carbohydrate के बाद Fats. fats और fats के बाद Proteins. protein. Good. जरा बच्चों बता दो मुझे जो ये respiration होगा क्या इसमें net energy release होता है या respiration में energy utilize होता है? Utilize. नहीं रिलीज रेस्पिरेशन का मतलब क्या था? रिलीज होगा, नेट एनर्जी रिलीज होगा. क्लियर? तो अब बता दो मुझे कौन सा हमारी बॉडी में एनर्जी कैरियर होता है और एनर्जी रिजर्वायर होता है बॉडी में? ATP. एटीपी. गुड. एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? Adenosine triphosphate. एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना? तो आप लोग बता दो मुझे कौन से बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन? Carbon. Carbon. और जब वो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या रिलीज होता है? एनर्जी. और वो एनर्जी किस में ट्रैप होता है? वो एनर्जी ट्रैप होगा एटीपी में. ATP में. बच्चों कितना परसेंट ग्लूकोज का एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन? 7%. लेस देन 7%. जरा वो लेस देन 7% एटीपी कितना एटीपी के बराबर था? 2 ATP. वेरी गुड, 2 एटीपी. अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना परसेंट एनर्जी, ये कितना एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था? 36 to 38. 36 या 30 एटीपी. गुड, हाँ? तो आप लोग नोट्स अपना मेंटेन कर लेना, क्योंकि मैं जो आप लोगों को डिक्टेट भी करता हूँ, बोर्ड पे लिखता भी हूँ, तो जो बच्चा कोई स्क्रीनशॉट लेता है वेल एंड गुड, लेकिन फिर उसको दोबारा मेहनत करना है घर पे और लिखना है. अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं स्क्रीनशॉट रख लूंगा उसी से कर लूंगा, तो जब आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म होगा तो कितना स्क्रीनशॉट देखोगे? तो कम से कम वहां पे आप लोगों को 1000 से ज्यादा स्क्रीनशॉट, 1000 क्या 2-3000 स्क्रीनशॉट हो जाएगा. तो फिर कितना स्क्रीनशॉट देखते रहोगे? तो इसीलिए बेटर आई एम गिविंग यू एनफ टाइम. जो मैं लिख रहा हूँ और वो उसको कॉपी पे लिखते जाओ. कहीं छूट रहा है आप लोग अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं कि सर ये छूट गया, ये जरा बता दो क्या है. क्लियर? तो लेकिन कॉपी को नीट एंड क्लीन मेंटेन करते रहना. और अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग मैं आप लोगों को बताया था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आप लोगों को पहला बताया था मैंने ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन का यूज या एब्सेंस या प्रेजेंस. और फिर बताया था ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट. तो बच्चों फिर अब हमें एक टॉपिक देखना है. मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन का स्टेप्स बताए थे कि क्या क्या इसका फीचर्स होते हैं रेस्पिरेशन का. तो अब मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं. सो व्हाट यू हैव टू पुट अ हेडिंग देयर एंड राइट डू प्लांट्स ब्रीथ. जरा आप लोगों के लिहाज से क्या होगा, क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं या नहीं? बच्चों क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं या नहीं? करते हैं ना. तो पहले आप लोग को याद रखना है रेस्पिरेशन जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बच्चों लेकिन ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस.
So breathing is exchange of carbon dioxide and oxygen, exchange of carbon dioxide and oxygen between an organism and atmosphere. तो बच्चों, अब अगर हम लोग देखें, ह्यूमन से कंपेयर करें, क्या हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं या एटमॉस्फेयर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? क्या हमें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन चाहिए या हमें एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? ऑक्सीजन। पर हम एटमॉस्फेयर को वापस क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लांट्स क्या देते हैं मेनली एटमॉस्फेयर को? ऑक्सीजन। और वापस क्या ले आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लांट्स डू ब्रीथ as they release oxygen to atmosphere and takes carbon dioxide from atmosphere. तो बच्चों, अब हम लोगों का जो प्लांट है ये रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन भी यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस भी करता है। सो लिखो प्लांट्स like other organisms, also produce carbon dioxide and utilizing oxygen during the process of respiration. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब बता दो बच्चों, क्या रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अब सेम है या रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अब अलग है? रेस्पिरेशन एग्जैक्टली क्या हुआ? ब्रेक डाउन करना सबस्ट्रेट का, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ब्रीदिंग क्या हुआ? जस्ट एक स्टेप रेस्पिरेशन का, और जहां में क्या होता है? एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो अब प्लांट्स भी ऑक्सीजन यूज करेंगे और प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन प्लांट्स यूजुअली क्या एटमॉस्फेयर को देते हैं? ऑक्सीजन। और लेते क्या है वहां से? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लांट्स खुद भी ऑक्सीजन यूज करेंगे क्योंकि उनको भी रेस्पिरेशन करना है, उनको भी एनर्जी चाहिए। तो जब रेस्पिरेशन होगा तो बच्चों क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो अब हमें ये याद रखना है कि जो गैसेस एक्सचेंज जो प्लांट्स में होता है उनमें कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो लिखो प्लांट्स हैव no specialized organs for gaseous exchange. Plants have no specialized organs for gaseous exchange, but stomata, और बच्चों स्टोमेटा जो है वो पोर्स होते हैं इन द लीव्स, या पोर्स इन द लीव्स या पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, और जो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, जो हमें आगे सीखना है। एंड लिख लेना लेंटिसल्स, और लेंटिसल्स में लिख लेना पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ
आप लोग अपना माइक्रोफोन बंद करके रख लेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले क्लास में भी बताया कि इफ यू विल कीप योर माइक्रोफोन ऑन इट विल cause disturbance for everyone. So pores on surface of woody parts और जैसे stems हैं. Plants have no specialized respiratory organs for gaseous exchange, but stomata means pores on the surface of leaves, and lenticels means pores on the surface of woody parts. Helps in gaseous exchange. Helps in gaseous exchange in case of plants. और ये पॉइंट आप लोगों का फ्यूचर के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, एंड इट विल बी इम्पोर्टेंट एज इट इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी. सर लेंटिसाइल्स रूट्स में भी प्रेजेंट होते हैं. मेनली जो वुडी पार्ट्स होगा, तो वुडी प्लांट ज्यादातर कहाँ में प्रेजेंट होगा, वो स्टेम्स में होगा, और प्लस स्टोमेटा जो है लीव्स वगैरह पे रहता है. Number 2. TA. LENTICELS. जी ना सर. 2. तो नंबर दिस वन नंबर ये वाला ना. जी सर. हाँ, plants do breathe as they release oxygen to atmosphere and takes carbon dioxide from atmosphere. Take. हाँ, TAKES. Are you done with this? Yes, sir. हाँ, अब बच्चों प्लांट्स में जैसे हम लोगों में लंग्स है, हम लोगों में ट्रैकिया है, क्या प्लांट्स में ऐसा कोई स्पेशलाइज ऑर्गन है गैसेस एक्सचेंज के लिए? No sir. नहीं है. तो अब हमें देखना है कि अगर प्लांट्स में स्पेशलाइज एक्सचेंज के लिए ऑर्गन्स नहीं है, तो ये कैसे अपने आप को एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करते हैं? इज दिस क्लियर? मैं हटा दूं ये? Yes, sir. हाँ, तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला पॉइंट हमें एनसीईआरटी का ही पहले एक्सप्लेन करना है, तो उसी में आप लोग लिख लेना देयर आर. पीछे. हाँ हाँ, पूरा कंप्लीट बोल दो. जी सर. 2 minutes. हाँ. अब क्या होता है प्लांट में जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है बच्चों? क्या होता है प्लांट? वन इज कॉल्ड स्टोमेटा एंड सेकंड इज लेंटिसल. तो कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता. आर यू डन विद दिस नाउ? Yes sir. हाँ. Yes, sir. तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला लिख लेना कि अब हमें देखना है कि क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से प्लांट जो है एक एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सकता है. तो लिखो देयर आर सेवरल reasons why plants can survive without the respiratory organs. Without the respiratories, there are several reasons why plants can survive without the respiratory organs, and are mentioned as follows. तो सबसे पहला वाला रीजन क्या है बच्चों, कि जो भी प्लांट का पार्ट जो है वो अपने गैसेस एक्सचेंज का खुद ही ये जो है केयर करता है. तो ऐसा नहीं है जैसे हम लोगों में गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डिपेंड है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डिपेंड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे डिपेंड है ब्रेन,
हर कोई पार्ट, हम लोग का फिंगर, हम लोगों का हैंड, हम लोगों का फुट, हम लोगों का हर कोई बॉडी पार्ट वो डिपेंड है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो ऐसा ये नहीं है प्लांट्स में, हर कोई प्लांट का पार्ट अपना गैसेस एक्सचेंज का टेक केयर खुद ही करता है। तो देखो इसमें ईच प्लांट पार्ट, सर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ईच प्लांट पार्ट takes care of its own gases, या each plant part takes care of its own gas या gases exchange needs। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, वो क्यों ऐसा होगा, हर कोई पार्ट अपना अपना केयर क्यों खुद करता है? बिकॉज प्लांट के बॉडी में ऐसा कोई ब्लड नहीं है, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन जाता है और फिर जो वो ऑक्सीजन आगे आगे ब्लड बढ़ाता है। तो लेकिन प्लांट्स में ऐसा है ही नहीं सिस्टम कोई जिसकी वजह से गैसेस आगे आगे बढ़ता जाए। तो इसमें आप लोग लिख लेना, देयर इज वेरी लिटिल, there is very little transport of gases from one plant part to the other plant part। बच्चों, क्या हमारे बॉडी में एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे बॉडी पार्ट तक गैस पहुंच सकता है या नहीं? डिफ्यूज हो सकता, ट्रांसपोर्ट हो सकता है या नहीं? हो सकता है। क्यों? तो किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड। तो लेकिन प्लांट के बॉडी में ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है जो गैसेस को ले जाए एक जगह से दूर तक, जो दूसरा दूर पार्ट होगा। तो इसीलिए क्या होगा, हर कोई प्लांट पार्ट जो है वो अपने गैसेस एक्सचेंज का खुद ही टेक केयर करता है। और ये रीजन है कि क्यों प्लांट सरवाइव करता है विदाउट द स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्लियर? जी सर। देखो नेक्स्ट पॉइंट, plants do not present great demand of gases exchange। क्लियर? तो अब इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट जो है, जैसे हम लोगों का मसल्स है, हम लोगों का हार्ट है, जैसे हम लोगों का कोई भी बॉडी पार्ट है, ब्रेन है, उसको काफी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उसको काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन जो प्लांट के पार्ट है, जैसे लीफ है, जैसे रूट्स है, जैसे लीव्स है, और वो रेस्पायर करते हैं बहुत ही कम एज कंपेयर टू द एनिमल्स। सो इसमें लिख लेना, द प्लांट पार्ट्स that transport of gases from one plant part to the other plant part, from one plant part to the other plant part। और फिर आपको लिखना है सेकेंड रीजन, plants do not present great demand of gases exchange। और इसमें लिख लेना, the plant parts such as, जैसे लीव्स हैं, जैसे रूट्स हैं, या जैसे स्टेम्स हैं, respire at lower rates as compared to animals। और बच्चों बता दो, क्या हम लोगों का ब्रेन ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेगा या प्लांट का स्टेम या रूट या लीव ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेगा? ब्रेन।
ब्रेन यूज करेगा। Brain. क्या हम लोगों का मसल ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेगा या लीव्स वगैरह रूट्स ज्यादा मसल ऑक्सीजन यूज हम लोग करेगा? का मसल. हम लोग का मसल। तो अब ये भी रीजन है कि जब हम लोगों का ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है तो ऑक्सीजन डिमांड होने के लिए ऑक्सीजन क्या आना चाहिए? फास्ट। तो इसीलिए डिफ्यूजन क्या होना चाहिए? फास्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होना चाहिए? फास्ट। लेकिन प्लांट में रेस्पिरेटरी रेट बहुत कम होता है और उस वजह से उनका अगर कम ही ट्रांसपोर्ट हो जाए तो तब भी उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो अब हमें नेक्स्ट चीज यहाँ पे रखना है कि फोटोसिंथेसिस के समय बड़ा अच्छा खासा गैस जो है एक्सचेंज होता है लीफ में, और फिर लीफ ऐसे खुद अडेप्टेड है कि वो उतना ग्रेट अमाउंट का नीड जो है वो फुलफिल खुद ही करेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस plant leaves show greater show large volume of gases exchange. Lower. Large volume, VOLUME, हाँ? No. Lower. हाँ, मैं यहाँ रिपीट करूंगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट लीव्स शो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज। क्लियर? but they are well adapted। ये लिख लो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। Are you done up to this? They are? Yes, sir. जरा बता दो, नॉर्मली प्लांट में रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होता है, रेस्पिरेटरी रेट कम होता है? कम होता है। लेकिन जब प्लांट जाके फोटोसिंथेसिस करता है तो तब जाके डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अब हमने अगर देखेंगे कि ये प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के समय डिमांड बढ़ जाता है तो ये कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा, कैसे अपने आप को अडेप्ट करेगा? सो आई विल क्लियर दिस नाउ और आप लोग कंटिन्यू कर लेना। बट दे आर वेल अडेप्टेड to fulfill greater demand of oxygen during photosynthesis as they produce they मतलब यानी कि leaves, हाँ? as they produce या they leaves produce oxygen themselves। आगे मैं आप लोग को फोटोसिंथेसिस पढ़ाने वाला हूँ, तो फोटोसिंथेसिस में आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन जब भी प्लांट में यूज निकलता है, प्रोड्यूस होता है, तो बच्चों कौन से प्रोसेस के समय ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है प्लांट्स में? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा भी होता है और प्लांट को कोई परेशानी नहीं होता है क्योंकि वो लीफ खुद ही अपने लिए ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसीलिए तब जाके वो अपने आप को अडॉप्ट कर देता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो अब आप लोग तीसरा रीजन लिख लेना, हाउ प्लांट्स कैन सर्वाइव विदाउट द स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। लिखो द डिस्टेंस that gases
must diffuse the distance that gases must diffuse the distance that gases must diffuse should be the distance that gases must diffuse should occur for longer distances. But it is not possible in bulky plants. Sir, can you explain elaborately point number 3? हाँ, मैं अभी बता दूंगा. देखो, अभी हम लोगों का जब आप लोगों को जूलॉजी टीचर पढ़ाएंगे रेस्पिरेशन, वो आपको बता देंगे कि ये सपोज लंग्स है, अल्वियोली है, और ये हम लोगों का सपोज ब्लड है, और इस लंग्स में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आएगा और ये ब्लड को देगा, और इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और वो लंग्स को जाएगा, और लंग्स उसको एटमॉस्फेयर में फेंक देगा. तो अब जो ये ब्लड वेसल है ना इधर, वो ये बड़े लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जाएंगे और ये घूमता जाएगा बॉडी में. लंग्स चेस्ट से निकलेगा ब्लड वेसल, जाएगा हार्ट की तरफ, हार्ट से जाएगा ब्रेन की तरफ, लंग्स की तरफ, और लिवर की तरफ, किडनी की तरफ, लेग्स की तरफ, फुट की तरफ. तो अब जाके वो डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज शुड अकर फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस. और धीरे 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 जहां ये ब्लड जाता जाएगा, तो बच्चों क्या निकलता जाएगा इस ब्लड से? ऑक्सीजन डिफ्यूज होता जाएगा, तो आगे भी बढ़ेगा, डिफ्यूज होता भी जाएगा. तो अब बता दो, जो ये डिफ्यूजन होता है गैसेस का, क्या ये लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए होना चाहिए या शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होना चाहिए? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लॉन्गर डिस्टेंस के लिए. बट ये कहाँ में पॉसिबल नहीं है? प्लांट्स में पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि प्लांट बहुत बल्की होता है, और प्लस उसमें अभी बताया था मैंने, कोई ट्रांसपोर्ट का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, तो इसीलिए वहां में ये पॉसिबल नहीं है. तो अब आप लोग इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं. अब आप कहेंगे सर फिर कैसे प्लांट सरवाइव करता है? तो यहाँ पे लिख लेना ईच. सर बल्कि मतलब क्या है? बल्कि मतलब ह्यूज. मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना, प्लांट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं. अगर आप देवदार प्लांट देखेंगे या कोई सा भी प्लांट देखेंगे, बनियान ट्री है. हाँ, बनियान ट्री जैसे है, बहुत ही ह्यूज होता है. तो उसमें पॉसिबल नहीं है उतना ज्यादा डिस्टेंस के लिए डिफ्यूजन होना. सो लिखो ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट is located close to the surface of plant. Close to the surface of plant. Okay. And most of these cells have at least a part of their surface in contact with air. Clear? Close to the surface of plant. Each living cell in a plant is located close to the surface of plant, and most of these cells have at least a part of their surface in contact with air. अब बच्चों, अब बता दो मुझे
जो भी ज्यादातर अब अंदर अंदर की तरफ सेल्स होंगे प्लांट के, क्या वो अंदर की तरफ अब ज्यादातर प्लांट का सेल लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, डेड होगा? डेड सर। डेड होगा। तो अब जो ज्यादातर प्लांट में होता है लिविंग सेल, वो कहाँ में होता है? प्लांट के अंदर वाले साइड होता है या प्लांट के सरफेस वाले साइड होता है? सरफेस। सरफेस के साइड। Surface. अब जब वो सरफेस के साइड होगा तो पार्ट ऑफ दैट प्लांट सेल इज इन कांटेक्ट विद व्हाट? पार्ट ऑफ दैट सेल यार इज इन यार कांटेक्ट विद व्हाट? यार। तो अब जाके वहां से उतना परेशानी नहीं होगा उसको। तभी मैंने कहा था कि हर कोई प्लांट पार्ट अपने गैसेस एक्सचेंज का नीड खुद फुलफिल करता है, और ये भी एक रीजन है उसके लिए। और प्लस प्लांट को दिया है ऊपर वाले ने पेरेनकाइमा, और वो पेरेनकाइमा का जो है वहां में लूज पैकिंग होता है इन सेल्स, स्टेम्स, लीव्स, और वो एक लूज नेटवर्क टिश्यूज। प्रोवाइड करता है और जो एयर स्पेसेस बनाता है। तो इसमें लिख लेना these cells have also loose packing of parenchyma. Sir, parenchyma means? हाँ, ये टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है। हम लोग को प्लांट टिश्यूज पढ़ना है तो वहां में आपको मैं बता दूंगा कि, और यह हम लोग लिखेंगे यहाँ में पेरेनकाइमल क्लास सेल्स। 9 7। आप लोग माइक्रोफोन बंद रख लो। अगर आप माइक्रोफोन बंद नहीं रख लेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। सो पेरेनकाइमल सेल्स, और यहाँ पे लिख लेना a type of plant tissue. ठीक, तो अब ये प्लांट का टिश्यू है। सो दीज सेल्स हैव आल्सो लूज पैकिंग ऑफ पेरेनकाइमा। आप लिख सकते हैं इन, जैसे लीव्स में होता है ये, और जैसे स्टेम्स में होगा, और जैसे रूट्स में होगा। These cells have also loose packing of parenchyma या parenchymal cells in leaves, stems and roots that provides an interconnected network of air spaces. That connects and provides an interconnected network of air spaces. And whatever I told you up to this, and this is everything mentioned in the NCERT. तो नीचे आप लोग लिख लेना, ये सारा टॉपिक जो है ये NCERT में आपको याद रखना है। Is this clear? Yes, sir. मैं आप लोगों को अब समझा दूंगा ये क्या है मतलब। अगर सपोज बच्चों ये सेल्स का जो प्लांट का जो लिविंग सेल्स है वो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या लिविंग सेल्स प्लांट के अंदर की ओर होता है या सरफेस की ओर होता है? Surface. सरफेस की ओर। है ना? तो अब अगर सरफेस। हम लोग कहेंगे कि ये सरफेस पे सेल्स है और ये सरफेस पे सेल्स है और ये सेल्स जो है ये लिविंग है, तो इन सेल सरफेस के सेल्स के चारों तरफ वहां में पेरेनकाइमा का टिश्यू होगा, और वो पेरेनकाइमल सेल्स जो है वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे कि वो ना वहां में एक इंटरकनेक्टेड रहता है नेटवर्क। सपोज यहाँ में एक एयरफील्ड स्पेस होगा और यहाँ में एक एयरफील्ड स्पेस होगा, तो ये एयरफील्ड स्पेस ऐसे बनाते हैं कि ये इंटरकनेक्टेड होता है। तो अब जब यहाँ से एटमॉस्फेयर से जब आएगा गैस तो वो इन एयर स्पेसेस में फिल होगा, और फिर ये एयर स्पेसेस यहाँ पे थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड रहता है इन पेरेनकाइमा की वजह से, क्योंकि ये एक नेटवर्क बनाता है वहां पे, और फिर आराम से ये जो सेल है और ये इस एयर स्पेस के साथ एक्सचेंज कर सकता है।
और लेकिन ये कंटिन्यूटी ज्यादा नहीं होगा, ये एक पर्टिकुलर पार्ट में पर्टिकुलर जगह में होगा। तो इसीलिए हर कोई प्लांट पार्ट अपना अपना गैसेस एक्सचेंज का खुद ख्याल रखता है। And this was regarding the what we call as how plants can survive without the specialized respiratory structures। बता दो बच्चों, प्लांट्स में क्या है वो स्ट्रक्चर जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है? Parenchyma tissue. ना ना, गैसेस एक्सचेंज में क्या पोर्स का नाम है जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता Stomata, sir. Stomata. है? टोमेटा एंड व्हाट? एंड द Lenticels, लेंटिसेल्स। जरा lenticels. बच्चों ऐसा बता दो उस टिश्यू का नाम जिस टिश्यू की वजह से जो लिविंग सेल्स हैं सरफेस पे उनके बीच में एक इंटरकनेक्टेड एयर स्पेसेस बन जाता है। Parenchyma tissue, sir. Parenchyma tissue। Parenchyma tissue. और अब आप लोग नेक्स्ट लिख लेना स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। स्टेप्स ऑफ Mic बंद कर दो, mic. माइक बंद कर दो, माइक्रोफोन में बार बार कह रहा हूं कि बंद कर लो। आज चलो अब नेक्स्ट वाला जो है, यू कैन राइट द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें लिख लेना एरोबिक रेस्पिरेशन aerobic respiration comprises following steps। तो बच्चों पहला वाला स्टेप आप लोग याद रख लेना, एंड दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। एंड जो सेकंड स्टेप होगा, यू विल राइट देयर लिंक रिएक्शन। एंड थर्ड, you will write their Krebs cycle। और fourth, you will write their electron transport system। Electron transport system and oxidative phosphorylation। Electron transport system and oxidative phosphorylation। Sir, Clear? explain. हाँ, Sir, explain us this glycosyls link reaction. ये सब में एक्सप्लेन करना है, ये अब हमें सब पढ़ना है। जो मैंने अभी तक बता दिया ना, और वो अब सब आपको रिवाइज हो जाएगा, वो अब आपको बिल्कुल एलाबोरेट हो जाएगा। अभी मैं जस्ट आपको एक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म समझा रहा था, ये क्या होता है, Okay, sir. कैसे होगा। तो अब हमें ये सारा जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, वो सब अब हमें क्लियर हो जाएगा। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, मैं आपको एक आइडिया दूंगा, और आइडिया से जो है आपको फिर आगे जाके थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा इसमें जनरेट। जरा बच्चों आप लोग बता दो मुझे, जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं या प्लांट वगैरह जब खुद अपना खाना बनाता है, तो क्या वो खाना उसको डायरेक्टली एनर्जी देगा या उस खाने को पहले तोड़ना पड़ेगा? सर वो तो तोड़ना इसको पड़ेगा ना, तोड़ना पड़ेगा। है ना? तो अब बता दो, जब वो खाना टूटेगा कौन से बॉन्ड्स टूटेंगे? कार्बन कार्बन बॉन्ड्स टूटेंगे, और वो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो टूटेंगे वो एनर्जी निकाल देगा। ATP. क्या था उस एनर्जी का नाम? ATP। तो अब जब हम लोग ग्लूकोज अगर प्लांट को मिलेगा, तो वो ग्लूकोज के लिए इन सारे स्टेप का रिक्वायरमेंट है। और आगे ग्लूकोज के बगैर अगर कुछ और भी मिलेगा वो भी आप लोग सीखेंगे।
देखो ग्लूकोज में बहुत सारा एनर्जी छुपा है। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि कितना एटीपी मिलता है एक ग्लूकोज में अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन करें उसका? 38। 38, 36 या 38। अब बच्चों, क्या रेस्पिरेशन वन स्टेप प्रोसेस है या मल्टी स्टेप प्रोसेस है? मल्टी स्टेप। क्या वो स्लोली होता है या वो फास्ट होता है? स्लोली होता है। स्लोली होगा। अब जाके जो ग्लूकोज का आधा एनर्जी है ना, वो ये निकाल देगा। और इसके 10 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप्स? 10 स्टेप। और फिर जाके एक और स्टेप आएगा और ये थोड़ा सा और एनर्जी निकाल देगा और यहां से कुछ एटीपी निकल जाएगा। फिर एक और स्टेप आएगा, एक प्रोसेस आएगा और उसमें भी और एटीपी निकलेगा। और फिर ये वाला प्रोसेस होगा, इसमें और एक एटीपी निकल जाएगा। तो अब आप लोगों को इन प्रोसेसेस का नाम याद रखना है और इन प्रोसेसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो याद रखने हैं और इन स्टेप्स में क्या क्या एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो याद रखना है और इन स्टेप्स में कहाँ एटीपी बनता है वो याद रखना है। आप समझ गए ना? तो अब हमें जब भी हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो हमें याद रखना है कि ये वाले सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे और जहां पे एनर्जी रिलीज होगा। अब कहां से शुरुआत होगा ग्लूकोज से एनर्जी निकलना? जरा इन चारों में से बता दो, कहां से शुरुआत होगा ग्लूकोज का ब्रेक होना? अब ग्लाइकोलाइसिस। और फिर धीरे धीरे यहाँ पार्शियली ब्रेक होगा, फिर यहाँ में थोड़ा और ब्रेक होगा और फिर यहाँ में कम्प्लीटली ब्रेक होगा। हाँ, अब आप लोग माइक्रोफोन बंद कर दो। नाजमीन, आपको कुछ ये दिक्कत हो रहा है? जी नहीं सर, पर नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम माइक बंद कर दो। माइक बंद कर लो आप लोग। माइक को आप माइक्रोफोन को बंद कर लो। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे जो हमने अब कौन सा प्रोसेस स्टार्ट करना है यहाँ में? पहले ग्लाइकोलाइसिस, ठीक? और फिर मैं आपको धीरे धीरे लिंक रिएक्शन सिखाऊंगा, क्रेब्स साइकिल सिखाऊंगा। लेकिन आपको याद रखना है जब तक ना ये वाला यहाँ तक खत्म होगा तो तब तक हम लोग नहीं देख पाएंगे कि कितना एटीपी पूरा का पूरा, हमें कितना एटीपी का बैलेंस करना है। अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें 36 या 38 एटीपीज, तो अब हमें वो 36-38 एटीपीज इन प्रोसेस से निकालते रहना। लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन and that is the glycolysis. Glycolysis, तो बच्चों एक ग्रीक वर्ड है और एक ग्रीक वर्ड जिसका नाम है ग्लाइकोस और इसका मतलब है शुगर या ग्लूकोज मानेंगे हम। और एक है लाइसिस and it means splitting। और इन्हीं दो ग्रीक वर्ड से इस प्रोसेस का नाम दिया है और रखा गया है ग्लाइकोलाइसिस। तो अब हमें देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस है क्या। देखो ग्लाइकोलाइसिस is the breakdown, और या आप लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन भी, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, oxidation of glucose into 2-pyruvate। Glycolysis is the breakdown of glucose into 2-pyruvate for the release of energy। और जहां में भी एनर्जी आए तो आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं एटीपी। तो बच्चों अब हमें देखना है प्लांट को ग्लूकोज कहां से मिलेगा। सो लिखो प्लांट्स obtain glucose from sucrose
स्टोरेज सब्सटेंस या स्टोरेज फूड या जैसे स्टार्च है, या स्टोरेज फूड या स्टोर्ड फूड लिख सकते हैं। स्टोरेज सब्सटेंसेस लाइक लिख सकते हैं स्टार्च। देखो नेक्स्ट, सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड, और ये भी एनसीईआरटी में याद रखना है आपको। एनसीईआरटी ने 2 स्टार्स नहीं दिया है, बट यू कैन राइट या तो सुक्रोज से मिलेगा या तो स्टोरेज सब्सटेंसेस लाइक जैसे स्टार्च। तो सुक्रोज इज synthesized during photosynthesis. During photosynthesis and can be digested by enzyme, into fructose and glucose। बच्चों अब आप लोग याद रख लेना यहाँ में, हाँ जी, Sarcose is also a starch. ना सुक्रोज है डाइसेक्राइड, अभी मैं बता दूंगा। सार्कोज नहीं, सुक्रोज, SUCROS, ठीक है। और जो सुक्रोज जो है यहाँ में क्या होगा, इसको वाटर चाहिए और वाटर के बाद यहाँ में एक एंजाइम आएगा और उस एंजाइम का नाम है इनवर्टेज। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं by the enzyme, if you want to name the enzyme name is invertase, by the enzyme invertase। Invertase into fructose and glucose। Into you can write here fructose and glucose। तो बच्चों यहाँ में इन्वर्टेस एंजाइम आएगा और ये इसको कन्वर्ट करेगा फ्रुक्टोज में और ये इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। जब आपको जूलॉजी टीचर बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे तो बायोमोलिक्यूल में आपको जूलॉजी टीचर बताएंगे कि जो ये सुक्रोज होता है ये डाइसैकेराइड होगा। बच्चों ये क्या है इधर में, जरा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ये, डाइसैकेराइड। तो बच्चों ये फ्रुक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड, और ये ग्लूकोज भी क्या है, मोनोसैकेराइड। सर हाँ जी, नंबर 3। सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। Sucrose is synthesized during photosynthesis and can be digested by enzyme invertase, INVERTASE, into fructose and glucose। सादिक सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहे हैं सर। सर आपको थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो वो प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। तो आप जरा बच्चों को बताइए कहाँ से रिपीट करना पड़ेगा। जहाँ ग्लाइकोलाइसिस के डेफिनेशन से मतलब आपने ऊपर लिखा है तो वो मतलब मीन क्या करता है डेफिनेशन प्रोसेस। ओके श्योर। तो चलो बच्चों मैं आप लोगों को थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ग्रीक वर्ड जो है ग्लाइकोस है और जिसका मतलब होता है शुगर, और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग, मतलब काटना, मतलब तोड़ना, कटिंग करना। तो अब जाके ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस इज ब्रेक डाउन या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पायरुवेट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी मतलब एटीपी।
अब बच्चों कितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमने स्टार्ट किया ग्लाइकोलाइसिस में? 1 से। अब बता दो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने पाइरुवेट बनेंगे? 2 पाइरुवेट बनेंगे। और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? एनर्जी रिलीज होगा। अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस में कैसे ग्लूकोज 2 पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा और कितना एटीपी, वही मुझे समझाना है। फिलहाल मैंने जस्ट आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस का डेफिनेशन बताया और जो आप लोगों को लिखना है एग्जाम में। ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पाइरुवेट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब बता दो अगर आप लोगों से पूछा जाए प्लांट को ये ग्लूकोज कहां से मिलता है, जरा प्लांट को ग्लूकोज कहां से मिलता है? सुक्रोज से। और या तो मिलता है स्टोरेज सब्सटेंसेस से, और प्लांट जो अपना खाना स्टोर करता है बच्चों किसके फॉर्म में वो स्टोर करता है? स्टार्च के लिए। अब बताओ प्लांट के बॉडी में क्या ब्रेक होगा? सुक्रोज। और क्या रिलीज हो जाएगा? ग्लूकोज। या तो प्लांट के बॉडी में क्या ब्रेक होगा? स्टार्च। और क्या रिलीज होगा? ग्लूकोज। और फिर एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो सुक्रोज है प्लांट के बॉडी में, और ये सुक्रोज जो है डाइजेस्टेड करता है एक एंजाइम। सुक्रोज हमेशा याद रखना फोटोसिंथेसिस के समय बनता है प्लांट्स में। सर ये सुक्रोज क्या होता है? ये लिखा ना, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। चलो अगर आप लोगों को याद नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो भी चाहे स्टार्च हो सर, बच्चों, ग्लूकोज हो सर, यस, फोटोसिंथेसिस के समय सर जो ग्लूकोज होता है सर वो कहाँ पे जाता है? हाँ सर आपने बोला ना सुक्रोज से सर ग्लूकोज होता है। हाँ, सुक्रोज से ग्लूकोज मिलता है। और आप लोगों को मैं फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के समय ना फिक्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होगा वो बनता है वहां में फ्रुक्टोज, और फिर फ्रुक्टोज का कन्वर्जन होता है कुछ का इनटू द ग्लूकोज, और फिर उस वक्त ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है फोटोसिंथेसिस के समय। तो बच्चों ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के समय किस में कन्वर्ट होगा? सुक्रोज में। और फिर यही जब उसको एनर्जी चाहिए तो क्या ब्रेक करेगा? सुक्रोज, और वापस क्या देगा? फ्रुक्टोज, वापस क्या देगा? ग्लूकोज। चलो मैं अभी और आप लोगों को समझा दूंगा, पहले ये सेंटेंस आप लिख लो। स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज आर कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों, which is the first preferred respiratory substrate in the body of organism? Glucose, I think. ना, ये बताया था ना मैंने, जनरल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पढ़ाया था। Which is the most favored respiratory substrate? कार्बोहाइड्रेट, है ना? कार्बोहाइड्रेट। तो अब बच्चों बता दो मुझे, ये स्टार्च, ये ग्लूकोज, ये फ्रुक्टोज, ये सुक्रोज, सारे के सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट क्लासेस होते हैं। मोनोसैकेराइड होता है, ओलिगोसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। तो अब आप लोग याद रख लेना कि जो ये सुक्रोज होता है। एंड नाउ टेल मी व्हाट इज सुक्रोज? डाइसैकेराइड। व्हाट इज सुक्रोज? डाइसैकेराइड। एंड व्हाट इज फ्रुक्टोज? Disaccharides. एंड व्हाट इज ग्लूकोज? It's the monosaccharides of हाँ, तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट। अब बताओ फोटोसिंथेसिस के समय आप लोगों को मैं आगे सिखाऊंगा, अगर नॉलेज होगा आप लोगों को वेल एंड गुड, नहीं होगा तो परेशान नहीं होना है। तो एटमॉस्फेयर से प्लांट क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट लेगा उसको कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज में। किसमें? हाँ, तो फ्रुक्टोज का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में। थोड़ा सा कुछ का ग्लूकोज बनेगा, कुछ फ्रुक्टोज ही रहेगा। और उसी फोटोसिंथेसिस के समय फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिलता है, तो बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सुक्रोज में। लेकिन जब प्लांट को भूख लग जाएगा, एनर्जी चाहिए, तब वो उस सुक्रोज को ब्रेक करेगा। तो अब बता दो अगर सुक्रोज ब्रेक होगा तो किस किस में ब्रेक होगा? starch, glucose, fructose, है ना? sucrose, तो अब बता carbohydrates. दो ये ग्लूकोज कहाँ में एंटर हो जाएगा?
ग्लाइकोलाइसिस में, और इससे क्या निकाला जाएगा? एटीपी, और जो प्लांट अपना एनर्जी। एनर्जी के लिए यूज करेगा। Only under अब आपको लिंक समझ आया या नहीं? anaerobic. ये सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना इसमें, द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सर थोड़ा लिखना बाकी है, लिखना थोड़ा बाकी है। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। आप लोगों को जस्ट फोकस रखना है, बिकॉज ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसमें आपको काफी सारा क्वेश्चन जब भी आएगा वो मेमोरी बेस्ड नहीं आएगा, और इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। तो अभी आप लोग अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करते रहना, पेशेंस रख लेना, ठीक है, लंबा प्रोसेस है। और इसमें आप लोगों को, लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तो जब भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए तो समझना बहुत जरूरी है, और बिना समझे आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन कभी भी नहीं कर सकते। अब बच्चे हो गया आपका? Yes, sir. चलो अब आप लोग नेक्स्ट वाला लिख लेना, द फ्रुक्टोज या द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज obtained from sucrose enters into glycolysis। अब वो हमें सीखना है कैसे ये ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो सकता है। तो इसमें लिख लेना, ग्लूकोज इज द मोस्ट फेवर्ड respiratory substrate for glycolysis। बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस सबसे जब होगा तो कौन सा सबसे पसंदीदा सबस्ट्रेट है ग्लाइकोलाइसिस के लिए? Glucose. ग्लूकोज। Glycolysis. तो अब हमें याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस is the common respiratory pathway of aerobic and anaerobic respiration। अब बताओ, क्या ये ग्लाइकोलाइसिस खाली एरोबिक रेस्पिरेशन के समय होगा या ये ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक रेस्पिरेशन के समय भी होगा? Only in aerobic respiration. ना, फिर तो आपको ये सेंटेंस ही नहीं समझ आया। जरा इस सेंटेंस को पढ़ लो दोबारा और बताओ मुझे क्या होगा, ओनली एनारोबिक या बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक? Both aerobic. बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। तो अब मैंने दो आप लोगों को स्टार्ट किया था, स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, और स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने स्टार्ट किया था ग्लाइकोलाइसिस से। तो लेकिन बच्चों याद रख लेना, ग्लाइकोलाइसिस आल्सो कहाँ पे होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक में तो होगा ही होगा, बट एनारोबिक में भी होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, ग्लाइकोलाइसिस इज यूनिवर्सल पाथवे। Glycolysis is. हाँ, glycolysis is universal pathway as it occurs in all organisms। तो सबसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है और सब में बच्चों ग्लाइकोलाइसिस होना ही होना है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल पाथवे। अब आप लोगों को याद रखना होता है कि ग्लाइकोलाइसिस का लोकेशन कहाँ पे है। तो वो आप याद रख लेना
कि ये होता है साइटोप्लाज्म में। Glycolysis occurs in the cytoplasm of cell. अब कहाँ में ग्लाइकोलाइसिस होगा? Cytoplasm. साइटोप्लाज्म में होगा। जरा मुझे सेल का आप नाम बता दो, सेल के डिफरेंट पार्ट्स का नाम। सेल का बाउंड्री को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन है ना, या बाहर फिर एक और सेल वॉल होता है। जरा बच्चों सेल के ऑर्गेनल का नाम बता दो मुझे। माइटोकॉन्ड्रिया, Ribosome, lysosome. वेरी गुड। हाँ, तो वहां में जो अंदर वाला पानी वाला हिस्सा होता है सेल का, तो उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। उसी साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट देयर, ग्लाइकोलाइसिस is also glycolysis is also called as EMP pathway. Glycolysis is also called as EMP pathway as it is given by ये बच्चों 3 साइंटिस्टों ने दिया है। तो एक का नाम है एमडेन, और दूसरा का नाम है मेयरहॉफ, और बच्चों तीसरे का नाम है पार्नस। आप लोगों का मतलब वहां से काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है। तो इट विल ऑकर इन, जरा बच्चों किस किस साइंटिस्ट ने ये ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे जो है डिस्कवर किया है? और अब यहाँ में आप याद रख लेना, ये ई इसी से लिया है, एम इसका पहला अल्फाबेट है और पी इसका पहला है, तो इसीलिए इस ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। Are you done with this? Yes, sir. yes sir, तो अब हम लोग पहले ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे देखेंगे और उसके बाद में आपको इसका स्टेप्स का एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। तो अब देख लो बच्चों, यहाँ में मैं स्टार्ट करूंगा ग्लूकोज से। हाँ, तो आप लोगों का जो कॉपी होगा ना, तो आपके कॉपी का जो एक पेज पे अगर आप कंटिन्यूअसली लिखेंगे तो ऑलमोस्ट ये एक पेज का स्पेस, क्योंकि मुझे 10 स्टेप्स का लिखना है। Sir, 2 minutes. आप लोगों को आपको लिखना बाकी है अभी कुछ? जी सर। जो बच्चा वेट करने के लिए बोलेगा मुझे और वो खत्म होने पे मुझे इन्फॉर्म भी कर दिया सर हो गया। जी सर। आर यू डन विद दिस नाउ? यस सर। जी सर। तो अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे मेरा वर्टिकली स्पेस यहाँ बोर्ड में ज्यादा नहीं है, तो आप लोग सीधे कॉपी के सेंटर पे स्टार्ट कर लेना, और एक पेज लगभग ये पूरा आप लोगों का कंज्यूम करेगा, क्योंकि मुझे 10 स्टेप्स यहाँ पे बनाने हैं। तो 10 स्टेप में आप लोगों को पहले इस ग्लाइकोलाइसिस के बता दूंगा, फिर उनका एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। तो अब देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा ग्लूकोज से। आप लोग कॉपी के सेंटर से स्टार्ट कर लेना। हाँ? तो ग्लूकोज का जो सबसे पहला स्टेप होगा, और ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो बच्चों यहाँ में जो एंजाइम यूज होगा
और उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। और यहाँ में एटीपी का यूज होता है। तो जब एटीपी यूज होगा तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है, एटीपी आया और उसने अपना एक फॉस्फेट दिया ग्लूकोज को, और वो ग्लूकोज बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और जब एटीपी अपना एक फॉस्फेट देगा तो बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी? एडीपी में। तो मतलब ये हो गया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ये हो गया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। जरा इस एटीपी का एक फॉस्फेट कहाँ में ट्रांसफर हुआ? ग्लूकोज में। और वो ग्लूकोज क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और कौन सा एंजाइम है अब? हेक्सोकाइनेज। ठीक है। आप लोगों का जो कल मैंने डीपीपी दिया है ना, तो अभी आज उस डीपीपी से आप लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन कर पाएंगे। हो सकता है कल आप लोगों ने ज्यादा नहीं कर पाए होंगे, तो लेकिन आज थोड़ा सा और आप लोग करेंगे उसे क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, एंजाइम के लिए एक कोफैक्टर का जरूरत होता है और वो कोफैक्टर यहाँ पे मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम के बगैर ये रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। Clear? Now tell me, what is the first step of glycolysis? बच्चों आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, तब आपको मैं इधर ही याद कराऊंगा। क्या है पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हाँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना। तो कौन कराता है? हेक्सोकाइनेज। क्या यूज होता है? एटीपी। जब एटीपी यूज होगा अपना फॉस्फेट किसको देगा? ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और किस मेटल आयन का जरूरत है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बगैर कभी भी ये स्टेप रिएक्शन नहीं हो पाएगा। और अब आप लोगों को नेक्स्ट एंजाइम का याद रखना है, यहाँ में फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज। और बच्चों ये फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज जो है, यहाँ पे अब क्या करेगा, ये इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा इनटू द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और P जो यहाँ में है, P इज फॉस्फेट। व्हाट इज P देयर? हाँ ये। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट है, मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम के बगैर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ग्लूकोज भी 6 कार्बन एटम रखता है और फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन एटम रखता है, तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और इसीलिए जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, बच्चों क्या कहते हैं उन दो कंपाउंड्स को? आइसोमर। और इसीलिए यहाँ में आइसोमेरेज एंजाइम आएगा और वो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा इसके दूसरे आइसोमर, जिसका नाम है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे होगा, तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अब कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। मैं आपको फुल फॉर्म आगे लिखा दूंगा, फिलहाल आप लोग याद रख लेना, दिस इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और बच्चों यहाँ में एंजाइम जो होगा दैट विल बी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। और ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज भी यहाँ में एटीपी यूज करेगा। सर बीपी मतलब? हाँ बीपी मतलब? हाँ, बिसफॉस्फेट। आप मतलब मान लो फिलहाल 2 फॉस्फेट आ गया, आगे मैं आपको समझा दूंगा जब मैं स्टेप्स का लिखाऊंगा। तो बी मतलब बिसफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, और यहाँ एक ही फॉस्फेट। आपको अभी यहाँ फुल फॉर्म लिखने का जरूरत नहीं है, वो मैं आपको अभी लिखाऊंगा स्टेप्स में। फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज
और इसको हम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट कहते हैं। और ये यहाँ में, अब बता दो बच्चों, यहाँ में क्या एक ही फॉस्फेट है या दूसरा फॉस्फेट भी आ गया? अब फ्रुक्टोज 6 दूसरा भी आया, तो अब वो जरा बता दो वो फॉस्फेट कौन देगा? एटीपी। और एटीपी यहाँ में किस में कन्वर्ट होगा? एडीपी में। और इसको भी मैग्नीशियम का जरूरत है, क्योंकि मैग्नीशियम के बगैर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। डन। अब यहाँ में ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, अब देखो क्या कर लेना आप, ये वाला रिएक्शन है ना, इसको आप 2 एरो बना देना, एक वापस डायरेक्शन में ऐसे, और यहाँ में खाली एक ही एरो रख लेना, और लेकिन यहाँ में 2 एरो रख लेना। बच्चों एक एरो का मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा? इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये खाली एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और 2 एरो का मतलब क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल, मतलब ये आगे भी जाएगा, बैक भी जा सकता है। मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा ग्लूकोज। तो इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब बता दो ये तीसरा वाला रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, जब एक ही एरो होगा इरिवर्सिबल, और जब दोनों एरो होंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये बन भी सकता है और टूट भी सकता है। तो अब देखो बच्चों, ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ पे, अब यहाँ में ये रिवर्सिबल ही है, और इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए मैं 2 एरोज लिखूंगा इधर, और ये 2 एरोज के लिए मैं एक एंजाइम का नाम लिखूंगा, और इधर मैं लिखूंगा एंजाइम का नाम एल्डोलेस। जरा कौन सा एंजाइम है ये? Which enzyme is this here? एल्डोलेस। और ये एल्डोलेस क्या करता है? ये इस फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ेगा, और तोड़ के हमें ये एक तो बना देगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और प्लस देगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बच्चों इसमें भी 6 कार्बन होता है, और इसमें 3 कार्बन आ जाता है, और इसमें 3 कार्बन एटम होता है। अब बता दो क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है या ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल। और कितना हमें यहाँ पे अब प्रोडक्ट मिला? 2। एक क्या मिला? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा क्या मिला? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इज दिस क्लियर? यस सर। आप लोग कंटिन्यू कर लेना, मेरा यहाँ स्पेस खत्म हो गया ना, तो आप लोग क्या कर लेना, देखो आप लोग ये दोबारा नहीं लिख लेना, आप लोग इसी से एरो कर लेना, और पहले आप लोग यहाँ पे देख लेना, और उसके बाद आप लोग बना लेना। देखो बच्चों ये आप लोग दोबारा नहीं लिखेंगे, ये मैं लिख रहा हूँ दोबारा आप लोगों को समझाने के लिए। मैं यहाँ पे ये वाला नाम लूंगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आप लोगों को ये दोबारा नहीं लिखना है, तो मैं यहाँ पे अब आऊंगा इस वाले स्टेप पे, यहाँ में आप एरो कर लेना, और एरो 2 लिख लेना, क्योंकि ये दोनों इस वाले को आगे बढ़ाना, और इस वाले को आगे बढ़ा के यहाँ पे आप एंजाइम लिख लेना ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। आप लोग 2-2 बार नहीं लिख लेना, खाली एक ही बार लिख लेना।
और इसको एरो कर लेना आगे और लिख लेना ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, और इसमें भी आप लोग लिख लेना कि ये देगा ग्लाइसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। क्लियर? जी सर। अब बता दो, ये ग्लाइसल्डिहाइड एक तो इधर से डायरेक्टली मिला था, और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी अब किस में कन्वर्ट हो गया? जी सर। ये ग्लाइसल्डिहाइड फॉस्फेट यहाँ डायरेक्टली मिला था। अब बता दो बच्चों, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी अब किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लाइसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लाइसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्लाइसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है, इसको आप लोग यहाँ में क्या देना कि ये ना ऐसे आप लोग एरो बना लेना और क्या लेना कि ये जाके अब ये और ये अगर मैं दोनों स्टार्ट करूंगा तो ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा और ये दूसरा बनेगा। तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो ग्लाइसल्डिहाइड है और ये इधर जाएगा, मतलब इसी में जो ये वाला यहाँ से आप लोगों ने ये बनाया, तो दैट मीन्स अब आप ये वाले को इधर ले जाएंगे जो ये वाला है। अब बताओ कितना बन जाएगा? अब ये क्या एक ही रहेगा ग्लाइसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या 2 ग्लाइसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन जाएगा? अब 2 बन जाएगा। 2 बन जाएगा। तो आगे आप ब्रैकेट में लिख लेना 2। एक तो ये वाला था और प्लस ये वाला जाएगा और ये 2 बन गया। आई होप इट विल बी अंडरस्टूड टू यू पीपल। फॉस्फेट आइसोमेरेज और ऊपर में ये क्या है? हाँ सर फॉस्फेट आइसोमेरेज और ऊपर में ये क्या है? तीन जो नाम दिया है ना, ये वाला लिखा ना इधर, ये वाला बताया था मैंने, ये आप लोगों को दोबारा नहीं लिखना है। तभी मैंने कहा कि बाद में जो सर 3 रेड से जो 3 नाम ये वाला ना जो येलोइश है, पहला वाला क्या है? ट्रायोस। नो ये सर, है रेड में जो 3 ट्रायोस TRIOS ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, ट्रायोस TRIOS फॉस्फेट PHOSPHAT एंड आइसोमेरेज ISOMERASE। अब बच्चों कितने ग्लाइसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट मिला हमें? 2। तो आप लोग यहाँ में इसको बढ़ा लेना अब, और अब हम जितने भी लिखेंगे तो 2-2 हो जाएगा। तो एक ग्लाइसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट अब कन्वर्ट हो जाता है इनटू 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में। और बच्चों ये भी आप लोग रिवर्सिबल रिएक्शन लिख लेना। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ में, 1,3-बिसफॉस्फो, आप लोग सीधे लिखते जाना वर्टिकली, ग्लाइसरेट। सर हाँ जी, सर इसमें मैग्नीशियम यूज नहीं होता है? हाँ मैग्नीशियम यूज नहीं होता है क्या सर? हाँ, मैं अभी लिखाऊंगा, जहां जहां मैग्नीशियम यूज होगा वहां मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को। तो अब यहाँ पे आप लिख लेना बच्चों कितने मॉलिक्यूल होगा ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, एक ही या 2 होगा? 2 होगा, क्योंकि ऊपर में कितना ग्लाइसल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना है? 2। तो इसीलिए अब जितना भी आगे आगे बनना है वो सारा 2 ही बनता जाएगा। क्लियर? तो बच्चों अब देखो यहाँ में आप लोगों को अब याद रखना है कि आप लोगों ने कहना है कि सर ये फॉस्फेट कहाँ से आया, इसमें तो एक ही फॉस्फेट था, 2 कहाँ से आया? तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आप इंसर्ट कर देना फॉस्फेट को। तो लेकिन यहाँ हम ATP यूज नहीं करेंगे, यहाँ में हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज करेंगे। और अभी मैं आपको आगे लिखाऊंगा PI क्या होता है, और यहाँ में आप लोग PI लिख लेना, मतलब ये फॉस्फेट है। और बच्चों यहाँ में आप लोग लिख लेना, क्या अब एक ही PI यूज होगा या 2 PI यूज होगा इधर? 2। जरा क्यों 2 PI यूज होगा? बिकॉज ग्लाइसल्डिहाइड एक है या 2 है? 2 है। जो एक ग्लाइसल्डिहाइड का होगा वो दूसरे का भी होगा, तो इसीलिए जितना भी हमें लेना है 2-2 करके लेना है।
और प्लस यहाँ में NADH बनेगा। अब बच्चों एक NADH बनेगा या 2 NADH बनेगा? NADH 2 बन जाएगा। तो अब बता दो NADH कहाँ से बनता है? NAD प्लस प्लस है। अब बताओ 2 NAD प्लस यूज होगा या एक ही NADH प्लस यूज होगा? 2 NAD। तो जितना भी हमें पता है कि ये फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जो है ये अब 2 में टूटा, एक इसमें और एक इसमें, और जो ये वाला था ये भी ग्लाइसोल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना, तो इसीलिए हमारे पास 2 ग्लाइसोल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बने। और अब जितना भी आगे आगे प्रोडक्ट बनता जाएगा वो सारा 2-2 बनेगा। तो अगर एक ग्लाइसोल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसेट, एक NADH यूज होता है, तो 2 के लिए 2 NADH यूज होगा। अब बता दो बच्चों यहाँ में क्या बना, यहाँ में कितने NADH बने? 2 NADH बने। हाँ, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप लिखना है और वो भी जो है रिवर्सिबल स्टेप होगा। और एंजाइम का आप नाम यहाँ पे लिखना चाहें और वो लिख लेना ग्लाइसोल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। राइट द नेम ऑफ एंजाइम, ग्लाइसोल्डिहाइड। हाँ, ग्लाइसोल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। Glyceraldehyde phosphate dehydrogenase, and this will be the enzyme here. I hope this is clear to you. अब आप लोग नेक्स्ट वाला रिएक्शन लिख लेना, और नेक्स्ट वाला रिएक्शन जो है वो अब 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट का कन्वर्जन होगा। और इसका कन्वर्जन भी क्या होगा बच्चों? रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? हाँ, रिवर्सिबल। और इसका एंजाइम का नाम होगा यहाँ में फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। फॉस्फो, आप लोग टेंशन मत लेना, मैं आप लोगों को ये सारे स्टेप दोबारा समझा दूंगा क्योंकि हमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए। फॉस्फोग्लाइसरेट, और हियर यू कैन राइट काइनेज। और बच्चों इस फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज के लिए भी अब हमें क्या चाहिए? मैग्नीशियम चाहिए, और यहाँ से अब ATP बनना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? ADP, और यहाँ में अब बता दो एक ADP होगा या 2 ADP? 2। और बच्चों कितने ATP बनेगा इधर? 2 ATP बनेगा, बिकॉज एक ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसीलिए 2 बनेगा। जरा क्या इस फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में ATP यूज हुआ था या ATP बना था? बच्चों इस फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में ATP बना था या ATP यूज हुआ था? यूज हुआ था। लेकिन यहाँ पे जरा देख लो क्या हो रहा है, ATP पहली बार बन गया। तो यहाँ पे 2 यूज हुए और फिलहाल यहाँ में 2 ATP बना। जरा कितना NADH बना इधर? 2 NADH बना। तो 2 NADH बना, 2 ATP बना। और इसके लिए भी लिख लेना कि यहाँ में मैग्नीशियम का रिक्वायरमेंट है, मैग्नीशियम के बगैर ये प्रोसेस नहीं हो सकता। अब हमें देखना है कि 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हो जाएगा अब 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में। अब बता दो ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में कितना फॉस्फेट है? 1 है या 2 है? 2। गुड। अब बच्चों इस 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट ने अपना फॉस्फेट किसको दिया? ADP को। और ADP क्या बना? ATP। और खुद किस में कन्वर्ट हो गया ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट?
3 फॉस्फोग्लाइसरेट में, को खुद कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में और एक फॉस्फेट एटीपी को दिया। अब देखो नेक्स्ट वाला, इसमें अब एक और एंजाइम आएगा और यहाँ में भी ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो बच्चों उस एंजाइम का नाम है और वो इसको कन्वर्ट करेगा 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। आप लोगों को पेशेंस मेंटेन करना है, कंसंट्रेशन मेंटेन करना है, और ताकि हम लोग इसको याद कर पाए। और इसका एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस। ये म्यूटेस है इधर, MUTUSA। जरा कोई बच्चा अपने दिमाग से बताए क्यों हमने ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट हुआ 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, क्यों हमने इस एंजाइम का म्यूटेस नाम दिया है? क्या आप लोग का पता है म्यूटेशन का नाम क्या है? म्यूटेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है म्यूटेशन का? हाँ, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज होना। तो बच्चों जरा यहाँ बता दो मुझे, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जब कन्वर्ट हुआ 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में क्या चेंज लग रहा है आप लोगों को? क्या फॉस्फेट 3 पे ही रहा या फॉस्फेट अब 2 पे आ गया? 2 पे आ गया। 2 पे आ गया। तो इसीलिए अब इस 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में चेंज हुआ, इसका फॉस्फेट जो 3 पे था वो आ गया 2 पे और कहेंगे 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। और ये किसने करा? फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेस एंजाइम है। अब नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है कि ये 2 फॉस्फोग्लाइसरेट जो है अब कन्वर्ट होगा किसमें? और उस प्रोडक्ट का नाम है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और बच्चों ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है, यहाँ में जो एंजाइम यूज होगा दैट एंजाइम इज इनोलेस। और इस इनोलेस के लिए यहाँ से आप लोग याद रख लेना वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब बताओ एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा अब या 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा? बच्चों एक या 2? 2। अब ये बता दो ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट एक होंगे या 2 होंगे? 2 होंगे। और ये 2 फॉस्फोग्लाइसरेट एक होगा या 2 होगा? 2। और ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसीलिए 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और यहाँ में जो कोफैक्टर चाहिए वो तो या मैग्नीज होता है और बच्चों या तो वो मैग्नीशियम होता है कोफैक्टर। अब लास्ट वाला स्टेप आप लोग लिख लेना और वो लास्ट वाला स्टेप करके हम लोग मीटिंग को खत्म कर देते हैं। तो क्योंकि एक ही बचा है और आप लोग सीधे नीचे लिख लेना। अब बता दो क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल रिएक्शन है? ये वाला एक ही एरो बनाए। रिवर्सिबल। वेरी गुड। दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, नॉट रिवर्सिबल। हाँ, तो लास्ट में अब आप लोग लिख लेना उधर में पायरुवेट। क्या एक ही पायरुवेट या 2 पायरुवेट? 2 पायरुवेट। और बच्चों एंजाइम का नाम लिख लेना पायरुवेट काइनेस। और यहाँ पे अब बताओ एक ही एटीपी बनेगा या 2 एटीपी बनेगा? वेरी गुड, 2 एटीपी बनेगा। और यहाँ में भी लिख लेना या तो मैग्नीशियम होता है कोफैक्टर, तो बच्चों या तो पोटेशियम होता है कोफैक्टर। दीज आर द कोफैक्टर्स, आइदर मैग्नीशियम या तो पोटेशियम। अब बताओ कितने एटीपी बने अब ग्लाइकोलाइसिस में? 2। ना, यहाँ 2 और यहाँ 2। जरा बच्चों कितना एटीपी बना ग्लाइकोलाइसिस में? 4 एटीपी। जरा कितना यूज हुआ? एक यहाँ में एक यहाँ में, तो कितना होगा? 2। और यहाँ पे जरा देख लो और यहाँ में 2 NADH बना। इज दिस क्लियर? यस सर। समझ आ गया ये? तो ये था रिगार्डिंग ग्लाइकोलाइसिस। अब बता दो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? 2 पायरुवेट में और साथ में क्या रिलीज हो गया? ATP रिलीज।
रिलीज हुआ? 2 ATP. ATP. तो ATP रिलीज हुआ फिलहाल, यहाँ दो और एक 2 NADH रिलीज हुआ, लेकिन 2 ATP यूज हुआ यहाँ में और यहाँ में। अब नेट ATP रिलीज हो गया। इज दिस क्लियर? जी. हाँ, तो अब आप लोगों का नेक्स्ट सर क्लास इसको में, याद करना पड़ेगा। हाँ याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये मस्ट होगा, स्टेप 10 होने चाहिए याद, ATP कहाँ बना कहाँ नहीं बना, एंजाइम का नाम, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। सर ये नोट्स ग्रुप में दे सकते हैं? मैं देखता हूँ, मैं इसका क्लिक कर लूंगा फिर मैं भेज दूंगा। हाँ? हाँ सर। ठीक है जी, देख सर क्या ये रहा? प्लांट किंगडम का है ना सर? हाँ हाँ, चैप्टर प्लांट, ये प्लांट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है। रेस्पिरेशन। ठीक है, सर उस पहले क्लास का वीडियो मिल जाएगा? वो आप लोग स्टाफ से पूछ लेना, असद सर से पूछ लेना या फिरदौस मैम से, और वो आप लोगों को प्रोवाइड कर लेंगे। ओके सर। ठीक है जी। हाँ नेक्स्ट क्लास हाँ, नेक्स्ट सर क्लास द में हम लिविंग उसको वर्ल्ड डिस्कस चैप्टर करेंगे। खत्म हो गया है। नहीं अभी इसमें क्रेब साइकिल पढ़ना है, अभी इसमें ETC पढ़ना है। हाँ? फिलहाल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ग्लाइकोलाइसिस। सर आपका ये सेकंड क्लास है? हाँ हाँ, आपका ये सेकंड क्लास है? ये मेरा सेकंड क्लास है। हाँ, फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास अगर आपको मिस हुआ है तो वो आप अपने मैनेज वहां से बात कर लेना, असद सर से या फिरदौस मैम से, तो फिर वो एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे और वहां पे समझा देंगे। ओके सर। चलो टेक केयर। आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ। Thank you, sir. थैंक यू। वेलकम।